जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो जैसा कि आपको पता है, मैं पिछले करीब 10 दिनों से बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ जी की यात्रा पे था। तो कल मैं आश्रम अपने वापस आ गया हूँ। यहाँ बारिश हो रही है आगरा में, और पिछले 10 दिन मैंने अपनी बुलेट 500 सीसी थंडरबर्ड पे बिताए हैं साहब। आगरा से मैंने शुरू की थी अपनी यात्रा और दिल्ली ऋषिकेश होता हुआ जोशीमठ गया, वहाँ से बद्रीनाथ गया, वहाँ से फिर आगे गोपेश्वर होते हुए आगे गया। हालांकि अभी मेरा 2-4 दिन 10 दिन और वहीं रहने का प्रोग्राम था, पर यहाँ मंदिर से मुझे बार बार कॉल जा रही थी कि जल्दी आओ जल्दी आओ, इसलिए मुझे वापस आना पड़ गया। इसलिए अच्छा, इधर मैं इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना पाया, क्योंकि सारा दिन तो मैं यात्रा में रहता था, सारा दिन बाइक चलाता था। इस बीच एक डेवलपमेंट ये हुई कि साहब एक वकील साहब हैं, नाम उनका लेना मैं उचित नहीं समझता हूं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में दिल्ली पुलिस को टैग किया और न्यू बोलिया कि ये वो आदमी झूठी अफवाह फैला रहा है और ये सर्वाइवर्स की आइडेंटिटी को रिवील कर रहा है। ये मैं धरना जीवियों के केस के बारे में बात कर रहा हूं, तो दिल्ली पुलिस संज्ञान ले। तो कौन से सर्वाइवर्स की वो बात कर रहा है जिनकी आइडेंटिटी अब तक देश को नहीं पता थी और मन ने बता दी? ये रेफरेंस है उसका, उस वीडियो का जिसमें मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक की थी कि एक धरनाजीवी के वकील ने कोर्ट में ये कहा कि मेरी कंप्लेनेंट के कंप्लेंट पर चार्जेस प्रेस न किए जाएं। इसको आप टेक्निकल भाषा में, कानूनी दावपेच की भाषा में ये एक तरह से मान सकते हैं कि शिकायतकर्ता का वकील कोर्ट में बहस के दौरान ये कह रहा है कि मेरी जो कंप्लेनेंट है या जो मेरी मुवक्किल है जिसने शिकायत की है, उसने जो शिकायत की है उस पर मुकदमा न चलाया जाए। क्यों ना चलाया जाए भाई? क्योंकि मुकदमा स्टैंड नहीं करता। अच्छा, ये कौन सी बहस हो रही थी, जरा मैं इसका आपको बता दूं। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। जब चार्जशीट दाखिल की तो जो एक्यूज्ड हैं धरनाजीवियों के केस में, WFI के निवर्तमान अध्यक्ष 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके WFI के ही असिस्टेंट सेक्रेटरी मिस्टर तोमर, विनोद तोमर, ये दोनों एक्यूज्ड हैं। इनको कोर्ट ने बेल दे दी। कहने का मतलब इस केस में इनकी पूरी कंप्लेंट और 6-8 महीने की धरनेबाजी, आंदोलन और तमाम नौटंकियों के बावजूद इन दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई। खैर साहब, चार्जशीट दाखिल हो गई। चार्जशीट दाखिल हो गई तो अब कानून की भाषा में होता क्या है कानून में, मैं पहली बात तो कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं वकील पेशे से नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह कॉमन मैन हूं और एक इसीलिए मैं एक कॉमन मैन की तरह ही आज आपसे बात कर रहा हूं। और मैं बहुत ज्यादा कानूनी भाषा, कानूनी जो जार्गन होती है ना, क्लिष्ट शब्दावली, टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं करूंगा। तो होता क्या है, जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो सबसे पहले अक्यूज्ड को बुला के ये पूछा जाता है कि हाँ भाई, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी कंप्लेंट थी और पुलिस ने आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो आप इन आरोपों के को स्वीकार करते हैं? क्या करते हैं? आपके ऊपर ऐसे आरोप हैं। तो अब जो आरोप जिसके ऊपर है एक्यूज्ड, उसके सामने 2 ऑप्शन है। या तो वो ये कह दे हाँ जी ये बात सही है, मेरे से गलती हो गई या मैंने गलती कर दी, हाँ ये अपराध मैंने किया है। तो जब आपने गलती मान ली तो फिर काहे का मुकदमा नहीं चलेगा? किस प्रकार, किस बात का मुकदमा? फिर जज जो है वो सीधे फैसला दे देगा, सजा सुना देगा या बरी कर देगा या जो भी होगा वो।
अगर एक्यूज्ड मना कर देगी ना जी ना मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तब आगे मुकदमा चलेगा। क्यों? क्योंकि एक्यूज्ड ने चार्जशीट को चैलेंज कर दिया कि ये सब बातें गलत हैं और मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो इस केस में भी यही हुआ, दोनों एक्यूज्ड कोर्ट में पेश हुए, तारीखें पड़ रही हैं पिछले 15 जून से लगातार, हर 10-15 दिन पे तारीख पड़ जाती है। उन्होंने मना कर दिया जी हमने कोई अपराध नहीं किया, तो अब मुकदमा चलेगा। अब मुकदमे में है 6 कंप्लेनेंट, पहले 7 थी। एक जो थी वो तथाकथित जो नाबालिग थी, जिसकी वजह से जिसकी कंप्लेंट पे पॉक्सो लगने जा रहा था, उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी कि बोला जी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने तो जी गुस्से में आरोप लगा दिए थे, ऐसा कुछ ना हुआ। तो इनका जो मेन कंप्लेनेंट था, जो पिलर था, जिसके ऊपर इनको आशा थी कि ब्रजभूषण का न्यू कर देंगे, वो कुछ ना होया, क्योंकि मेन कंप्लेनेंट तो भाग गया। अब बच गए 6। तो उन 6 कंप्लेनेंट्स के वकील, वैसे इस प्रकार के जितने मुकदमे होते हैं ना, ये स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड चलते हैं। अगर जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, जो पीड़िता है, अगर उसका वकील न भी हो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील होता है ना, वो मुकदमा लड़ता है। पर यहां पे इन सभी कंप्लेनेंट्स के अपने निजी वकील भी थे और सरकारी वकीलों की एक टीम भी थी, और उनके सामने ब्रजभूषण सिंह जो डिफेंडेंट हैं, जो कि अपना बचाव कर रहे हैं, उनके 2 वकील थे। इनके बीच में बहस चल रही थी पिछली 1 सितंबर को, और चार्जेस फ्रेम हो रहे थे कि भाई किस कंप्लेनेंट की कंप्लेंट क्या है और उस पे चार्ज प्रेस किए जाए नहीं किए जाए, आरोप लगे कि न लगे, मुकदमा चले कि न चले, इसकी बकायदा बहस होती है। तो कंप्लेनेंट नंबर 6 है साक्षी मलिक। ये सारी बातें चूंकि पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, चार्जशीट की कॉपी पब्लिक डोमेन में है, मुकदमा चल रहा है, मुकदमे की सारी कार्रवाई पब्लिक डोमेन में है, और इन तथाकथित धरनाजीवियों ने सारा धरना तो पब्लिक डोमेन में दिया है। कोई चुपचाप कंप्लेंट कर दी, किसी को पता न चले, ऐसा तो है नहीं। इन्होंने तो बकायदा पूरी 8 महीने की धरनेबाजी करके एफआईआर दर्ज कराई है, संसद का घेराव तक किया है। खैर, तो साहब 1 सितंबर को बहस चल रही थी, जिसमें इनकी एक सीनियर वकील है सुश्री रेबेका जॉन, वो बहस कर रही थी। इधर से ब्रजभूषण शरण सिंह का वकील बहस कर रहा था। तो 3 मुद्दों पे बहस चल रही थी। वो आप, पहला मुद्दा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, अर्थात अपराध कहां हुआ और वहां पर मुकदमा चलाने का अधिकार इस कोर्ट को है कि नहीं है। तो ये साक्षी मलिक ने जो कंप्लेंट की थी, इसमें सो कॉल्ड जो वेन्यू है जहां पे ये इन्होंने आरोप लगाए हैं, वो विदेश की धरती है, शायद कजाकिस्तान साइड कहीं की। तो वकील जो है, डिफेंडेंट का वकील, ये कह रहा था कि इस कोर्ट का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, मतलब वहां पे हुए अपराध का मुकदमा आप चला ही नहीं सकते। अगर चलाना है तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, उनमें एक शर्त है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, सैंक्शन चाहिए होती है। वो शायद अभी तक इस केस में नहीं है। पहला कि ये विदेश की धरती पे अपराध हुआ है सो कॉल्ड, इसलिए उसका मुकदमा इस कोर्ट के में नहीं चलाया जा सकता। पहला पॉइंट था डिफेंडेंट का। और दूसरा पॉइंट था कि ये मुकदमा टाइम बार्ड है। ये घटना 2012 में, अर्थात आज से 11 साल पहले हुई थी। कंप्लेनेंट आज कंप्लेंट कर रही है, इसलिए ये मुकदमा टाइम बार्ड है, बहुत ज्यादा समय बीत चुका है। और तीसरा एक पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जिसमें ये स्पष्ट आदेश है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई है, विभागीय जांच हुई है
और उसमें यदि उसे दोषी नहीं पाया गया और बरी कर दिया गया है या दोषी नहीं पाया गया है, तो फिर उसके खिलाफ आप कोर्ट में मुकदमा या एफआईआर नहीं कर सकते, मुकदमा नहीं चला सकते। यह सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है। अब आप कहेंगे जी कौन सी विभागीय जांच हुई, तो आपको ध्यान होगा कि जब जनवरी में धरनाजीवी धरने पे बैठे थे तो इनकी डिमांड पे आईओए ने और खेल मंत्रालय ने पहलवानों की डिमांड पर ही एक इंक्वायरी की थी, एक नहीं दो की थी। एक थी ओवरसाइट कमेटी की इंक्वायरी जिसकी चेयरपर्सन श्रीमती मैरी कॉम थी और अन्य हमारे बड़े डिस्टिंग्विश्ड खिलाड़ी थे, और एक दूसरी आईओए ने जांच की थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उसमें भी मैरी कॉम उसकी अध्यक्ष थी और देश के बड़े डिस्टिंग्विश्ड खिलाड़ी और प्रशासक, खेल प्रशासक उसके सदस्य थे। दोनों ही जांच में ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई दोष नहीं सिद्ध हुआ, उनको दोषी नहीं पाया गया। इसलिए उन्होंने कुछ रेमेडीज, कुछ सुझाव देकर उस जांच को कंक्लूड कर दिया और अपनी जांच रिपोर्ट आईओए और खेल मंत्रालय को सौंप दी। अब चूंकि उन दोनों जांच में ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ या उनको, उस जांच समिति को लगा कि उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, तो अच्छा आपको यह भी ध्यान होगा कि जब दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच की है तो उसमें ओवरसाइट कमेटी की जांच को और उसमें दिए गए प्रत्येक खिलाड़ी के एक एक बयान को इंक्लूड किया गया। 1100 पेज की चार्जशीट है, उसमें जो है सभी ओवरसाइट कमेटी में दिए गए बयानों को, और वो बयान सारे इन राइटिंग एज वेल एज इन कैमरा दिए गए थे, कैमरा के सामने बयान दिए गए थे। तो दिल्ली पुलिस ने जो अपनी जांच की है उस जांच में ओवरसाइट कमेटी की जांच को भी शामिल किया है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का वकील ये तर्क दे रहा था कि चूंकि विभागीय जांच में कुछ नहीं पाया गया इसलिए इस केस में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो जब ये तीन तर्क डिफेंडेंट के वकील ने दिए तो रेबेका जॉन ने बकायदा कोर्ट की प्रोसीडिंग में ये कहा कि फिर ठीक है, कंप्लेनेंट नंबर 6 की कंप्लेंट पर चार्जेस न प्रेस किए जाएं। ये बाकायदा 1 तारीख को कोर्ट की इंक्वायरी में ये बयान रेबेका जॉन का दर्ज हुआ है। उसके बाद रेबेका जॉन ने और भी बहुत सारे आरोप लगाए कि वो इंक्वायरी तो शैम थी और ओवरसाइट कमेटी की जो इंक्वायरी है उसकी तो इतनी भी वैल्यू नहीं है कि जिस कागज पे वो लिखी गई है उस कागज तक की कीमत वसूल नहीं होती। अदरवाइज उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उनके और बड़े तर्क थे कि उसमें तो सब सरकारी लोग घुसे हुए थे, या हालांकि उसमें सब खिलाड़ी थे और खेल प्रशासक थे। उन्होंने कहा नहीं ये सरकारी थे, वो चाहते थे कि हमारे लोगों की जांच कमेटी बने। इनफैक्ट जांच कमेटी किसी के लोग नहीं होते, उसमें एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाती है। और हम मैरी कॉम जैसे और खिलाड़ियों को, जहाँ मैरी कॉम भी थी, जहाँ योगेश्वर दत्त भी थे, जहाँ बबीता फोगाट भी थी, तो ऐसे लोगों की जांच को आप ऐसे खारिज नहीं कर सकते। खैर रेबेका जॉन ने ये कहा, परंतु उसके साथ ये भी कहा कि ठीक है, कंप्लेनेंट नंबर 6 की कंप्लेंट पे चार्जेस प्रेस न किए जाएं। ये सीधे सीधे तकनीकी रूप से आप ये कह सकते हैं कि जब जिस कंप्लेंट पे चार्जेस ही प्रेस नहीं हो रहे, अर्थात मुकदमा ही नहीं चल रहा, इसका क्या मतलब माना जाए? मतलब आप मुकदमे से पीछे हट गए, आप अपने बयान से पीछे हट गए, या आपको कोर्ट में वकील ने यह सिद्ध करा दिया कि आपके जो आरोप हैं वो मतलब निराधार हैं, कमजोर हैं, उनमें कोई तथ्य नहीं है, 11 साल पुराने हैं, विदेश में हुए हैं और पहले ही एक जांच में मेरा जो मुवक्किल है वो बरी हो चुका है।
तो रेबेका जॉन ने कहा ठीक है फिर मुकदमा मत चलाओ। इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अन्य अखबारों ने भी इसको ब्रेक किया, पर उन्होंने हेडलाइन क्या बनाई कि रेबेका जॉन ने ओवरसाइट कमेटी की जांच को रद्दी बताया, रद्दी के भाव बिकने लायक बताया, कूड़ेदान में फेंक देने लायक बताया, उस कागज तक की कीमत वसूल नहीं होती जिस पे वो जांच रिपोर्ट दी गई है, ये बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि रेबेका जॉन ने अंत में ये भी कहा कि ठीक है मेरे कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पे चार्जेस प्रेस न किए जाएं। तो मैंने अपने कई वकीलों से और कई पुलिस अधिकारियों से इस बारे में बात की कि भैया जब ऐसा हो जाता है कोर्ट में तो उसको क्या कहा जाता है। बोला जी एक तरह से हॉस्टाइल हो गई, मतलब एक तरह से अपने कंप्लेंट को से मुकर गई, ये मान लिया जाता है। तो साहब इस पे रोहतक के एक वकील साहब बहुत नाराज हो गए मेरे पे। धरनाजीवियों के वो मित्र हैं, वो वैसे पेशे से वकालत करते हैं पर वो वैसे धरनाजीवियों के बड़े समर्थक हैं और मुझे पिछले कई महीनों से देख लेने की बातें करते हैं, तना देख लेंगे। तो उन्होंने साहब एक ट्वीट किया जिसको मैंने सुना है बजरंग पूनिया ने भी रीट्वीट किया है कि यो आदमी झूठी अफवाह फैला रहा है। भाई साहब मैंने कोई झूठी अफवाह नहीं फैलाई। आपकी वकील ने 1 सितंबर को जो कोर्ट में कहा है मैंने तो उसकी सूचना पब्लिक को दी है। बाकी आपको एक बार ध्यान होगा, एक बार इन्होंने कजाकिस्तान से दोनों धरनाजीवियों ने एक फेसबुक लाइव किया था और उसको उसके बारे में मुझे बोला था कि इस आदमी को तो 100 साल जेल में सड़ना चाहिए। मेरे को मन्ना ईसा के कर दिया भाई, मन्ना थारी कौन सी भैंस खोल ली। मैं तो आपकी सच्चाई, आपके आरोपों की सच्चाई, आपका कच्चा चिट्ठा, आपके इस आंदोलन का कच्चा चिट्ठा ये पब्लिक को बताता हूं कि भाई न्यू न्यू चल रहा है, ये आंदोलन क्यों हुआ, ये आरोप क्यों लगाए गए, DUWW ने WFI की सदस्यता क्यों रद्द की, हमारे पहलवान अब भारत के झंडे के नीचे क्यों नहीं खेलेंगे, क्योंकि धरनाजीवी किसी न किसी बहाने से हाई कोर्ट से बार बार स्टे लेके आ रहे हैं। मैं तो ये बातें बता रहा हूं। इसमें मुझे अगर आपको लगता है कि बाबा रामदास को तो 100 साल जेल में रहना चाहिए, अरे भैया हम तो बाबा हैं, 2 जोड़ी कपड़े रखे हैं, आप कहोगे तो लंगोटी में आ जाएंगे, इन भी तार देंगे, आप कहोगे तो नागा बाबा बन जाएंगे। जिसे इस आश्रम में है उसे जेल में चले जाएंगे, रोटी तो जेल में भी मिलती है। पर भाई साहब आप ट्वीट करके दिल्ली पुलिस को टैग करके या फेसबुक लाइव करके मुझे डरा धमका नहीं सकते। हम तो भाई सच बोल रहे हैं। हम तो कहते हैं जी हम ये वीडियो बना के धर्म का काम कर रहे हैं, हम तो सच्चाई के साथ खड़े हैं, पब्लिक को सच बता रहे हैं, बताते रहेंगे, तुम्हारी पोल खोलते रहेंगे पब्लिक में। तुम्हारी सारी ये जो करतूत है, ये जो तुमने पिछले 8-10 महीने से कुश्ती जगत की बदनामी करी है, पूरे दुनिया में भारत की बदनामी करने की जो कोशिश की है, ये पोल हम खोलते रहेंगे। तो साहब ये मैंने आज का स्पष्टीकरण दे दिया कि मैंने पिछला वीडियो जो मैंने कहा था कि साक्षी मलिक के वकील ने ऐसा बयान दिया है, तो ये कोर्ट की प्रोसीडिंग में दर्ज है। मैं अपने मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूं। रेबेका जॉन ने कोर्ट में ये बात कही कि नहीं कही बोल दे, लिया दे स्पष्टीकरण। और दूसरी बात, हर 15 दिन पे तारीख पड़ रही है, दूध का दूध पानी हो जाएगा, 6 महीने में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी किसने के करया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ईब मैं मंदिर में उल्टा आ गया हूँ, ईब रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ रोज रूबरू होऊंगा। इसके अलावा फेसबुक पे जैसे मैं लिखता था ना, वैसे ही मेरा लेखन मैंने शुरू किया है। ये यूट्यूब में भी ना कम्युनिटी करके एक ऑप्शन होता है, उसमें आप जाएंगे तो उसमें आप मेरे लिखे हुए लेख भी पढ़ सकते हैं। तो
जब आप मेरा चैनल खोलते हैं तो उसमें वीडियोस के आगे जब आप जाएंगे तो वहाँ कम्युनिटी लिखा हुआ है, उसको क्लिक कीजिए तो आपको मेरे लेख पढ़ने को मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।